नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्राचीन भारत में लोकतंत्र की जड़ों को देखने की कोशिश करी थी, उसको समझने की कोशिश करी थी कि कैसे लोकतंत्र का जो विचार है जो भारत में उत्पन्न हुआ है उसको हम किस तरीके से संदर्भित कर सकते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं, और उसी को जारी रखते हुए आज जहाँ से हमने कल या फिर जो पिछले लेक्चर में जो छोड़ा था उसी के आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम ये वाला स्लाइड एक बार कर लेते हैं जिसके अंदर ये है। अब देखिए, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्राचीन भारत में दोनों परंपरा थी। एक तो राजतंत्र भी मौजूद था जैसा कि हम जानते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छोटे छोटे गणराज्य मौजूद थे जिनको हम रिपब्लिक्स कह सकते हैं। गणराज्य जहाँ पे जो राजतंत्र के दूसरे स्वरूप का शासन होता है, जहाँ पे चुना हुआ जो लीडर होता है, जो राजा होता है, वो शासन में आते हैं और वो राज करते हैं। तो देखिए, हम उसी रिपब्लिकन परंपरा को देखते हैं जिसके जो महत्वपूर्ण जो कारक था रिपब्लिकन परंपरा के अंदर, या फिर जो महत्वपूर्ण आयाम है, वो है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श। देखिए, इन जो रिपब्लिक्स थे, जो जिनको हम कह सकते हैं जो गणराज्य थे, गणराज्य, उसके अंदर हम देखते हैं कि विचार विमर्श के लिए एक जगह मौजूद थी जिसमें जो नागरिक हैं वो राजा या फिर राज्य को अपने जो भी मांग है, जो भी अपना ओपिनियन है, जो मत है, जो सोच है, वो उसके बारे में अपने राज्य को बता सकते हैं, या फिर राज्य की जो नीति है उस प्रक्रिया में वो भाग ले सकती हैं। तो ऐसी डेलिब्रेशन असेंबली मौजूद थी गणराज्य के अंदर, रिपब्लिक के अंदर। तो हम इस पॉइंट को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि देखिए, लोग जो लोकतंत्र होता है, जो लोकतंत्र है, उसका महत्वपूर्ण अंग क्या है कि डेलिब्रेशन हो, लोगों का भागीदारी सुनिश्चित हो। ठीक है, लोग अपने ऊपर स्वयं शासन करें। तो देखिए, और जब अपने ऊपर स्वयं शासन करेंगे तो क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, अपन जो भी नीति निर्माण की प्रक्रिया में है उसमें भाग लेंगे। तो सेम हम देख सकते हैं कि जो भारत में जो गणराज्य व्यवस्था थी, कुछ कुछ जगहों पे, देखिए मैं सभी राज्य पे नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ मौजूद थी, जो हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमें जितने भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो वहाँ पे गणराज्य व्यवस्था के अंदर जो विचार विमर्श था वो मुक्त था, मतलब खुला था कि जो नागरिक हैं वो भाग ले सकते हैं, राज्य की सभाओं के अंदर भाग ले सकते हैं, अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम देखते हैं कि जो प्राचीन भारत है उसके अंदर कहीं ना कहीं लोकतंत्र के कुछ जड़ें मौजूद हैं, या और जो जैसे कि आगे हम अभी और एनालाइज करेंगे, जैसे कि पंचायत हो गया, ठीक है, जिसको अभी आगे हम देखते हैं। और देखिए, इस स्लाइड में यही है कि जो स्टेट्स के मैटर थे, मैटर ऑफ द स्टेट्स, जितने भी राज्य क्या नीतियों को लागू करने जा रहा है या फिर क्या नीति बनाने जा रहा है, वो सब इन असेंबलीज ऑफ रिपब्लिक्स के अंदर डिस्कस होता था। ये गणराज्य की सभाओं के अंदर ये विचार विमर्श किया जाता था, जिसके अंदर राज्य के लोग भी शामिल थे और जो नागरिक है, आमजन है, वो भी शामिल होते थे। और ये हमें रेफरेंस कहाँ से मिलता है? ये हमें बौद्धिस्ट लिटरेचर से मिलता है। आगे इसी को बढ़ाते हुए जो डेलिब्रेशन असेंबली है, जो विचार विमर्श की जो सभाएं हैं, विचार विमर्श सभा, इसके अंदर क्या है, जितने भी जो लोग चुने जाते थे, जो भी पात्र सदस्य थे, जो एलिजिबल मेंबर्स थे, उनको वो इनके अंदर भाग लेते हैं, और इनका एक ऑफिसर होता है जिसको नाम दिया जाता है आसन पालक। और यही जो व्यक्ति है, ये जो विचार विमर्श सभा है, इसको नियमित करता है, इसको कंट्रोल करता है, इसको रेगुलेट करता है। और हम सब जो इन सभाओं के अंदर जो चर्चा सबसे पहले प्रारंभ होती थी, वो यह होती थी कि आदरणीय सभा मेरी बातों को सुने। और देखिए, आज भी अगर हम देखेंगे आधुनिक समय में, तो जो लोकसभा है उसकी भी कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग इसी तरीके से है। ठीक है, स्पीकर को संबोधित करते हैं, ये सभा
का मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ। तो देखिए ये जो प्रैक्टिस थी ये हमें एंशियंट रिपब्लिक्स में मिलता है जो कि भारत में मौजूद थी। और सेम किसी भी प्रस्ताव को जारी रखना है, किसको समय देना है, ये सब संघ अपने स्वयं निर्णय लेता था। जैसे कि आज के टाइम में भी है कि टाइम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से कोई विषय है उसकी प्रमुखता इमरजेंसी के हिसाब से उस विषय या फिर उस मुद्दे को समय देना। और जैसा कि आसन पल का यदि या फिर जो सभा के अंदर अगर कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसको उसकी प्रतिज्ञा लेना, उसको अपनाना, ये एक सभा की जिम्मेदारी हो जाती है या सभा उसके ऊपर कार्य करता है। और देखिए जो पुराने टाइम में जो गणराज्य के अंदर जिस तरीके से जो डेमोक्रेसी या फिर जो लोकतंत्र जो व्यवस्थित होता था उसके अंदर भी क्या है कि जो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव सदस्य जो पास हो रहा होता था, अगर जो उसके समर्थन में थे तो वो चुप रहते थे या फिर अपनी सहमति प्रकट करते थे, और जो व्यक्ति उसके विरुद्ध होते थे वो अपना जो मत है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो विचार है वो प्रस्तुत करते थे। तो इस तरीके से इन सभाओं के अंदर ये जो कोई भी प्रस्ताव है पारित होता था या फिर उस पर चर्चा होती थी। तो हम सब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जैसे कि आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके अंदर भी हम सब ये चीज़ दे सकते हैं। मगर यहाँ पे ये चीज़ें समझना जरूरी है कि देखिए एंशिएंट टाइम में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं होती थी। एंशिएंट टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, लोग स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करते थे। और जो रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है ये मॉडर्न है, ये आधुनिक है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। एक कोरम होता था। कोरम का मतलब यह है कि मान लीजिए जैसे कोई भी सभा है तो उसके अंदर एटलीस्ट 10% लोग होने ही चाहिए। जैसे लोकसभा को भी अगर हम इसको चालू रखते हैं तो उस सभा को चलने के लिए भी एटलीस्ट सभा के 10% सदस्य सदन में मौजूद होने चाहिए। तो सेम हम देखते हैं कि जो एंशिएंट टाइम है उसमें भी जो कोरम है, जो न्यूनतम जो सदस्य हैं उसको होना बहुत जरूरी है। इन स्मॉल लोकल बुद्धिस्ट मंक सोसाइटी अ स्मॉल कोरम कंसिस्टेड ऑफ 20 मेंबर्स। देखिए वहाँ पे बताया गया कि जो 20 लोगों का एक कोरम होता था छोटे बुद्धिस्ट जो भिक्षु समाज है उसके अंतर्गत, और ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता था क्योंकि इसी के बाद आपकी जो चर्चा है, विमर्श है, शुरू होगा। और क्या है कि अगर बाई चांस अगर कोई सभा जो मान लीजिए जो न्यूनतम नंबर है वो नहीं है सभा के अंदर, तो जो भी कोई अगर कोई बिजनेस या फिर कोई भी कार्य होता है तो उसे क्या है इनवैलिड या फिर इनऑपरेटिव बताया जाता है, मतलब उसकी कोई महत्वता नहीं होती। तो कोरम बहुत ज़रूरी होता है कि एक न्यूनतम उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है सभा के अंदर, तभी हम इसके अंदर कोई भी अगर पारित कोई भी नियम कानून होगा तो उसको मानने होगा। ये देखें कि एंशिएंट टाइम में भी क्या है, एक गणपूर्वका या फिर विप। देखिए विप क्या है, विप आज के टाइम पे भी यूज़ होता है। क्या होता है विप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बीजेपी को मान लेते हैं, जैसे बीजेपी है, अगर वो विप जारी कर देती है तो इनके जितने भी सांसद हैं, जो सांसद है वो पार्लियामेंट में मौजूद होंगे और उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। विप का मतलब क्या है कि अपनी पार्टी का एक तरह से पूरा प्रेजेंस दिखाना। ठीक है, तो जो गणपूरक है, जो विप है, वो ये जो कोरम है इसको मेंटेन करने के लिए यूज करा जाता था। ये मतलब जो न्यूनतम संख्या है सदस्यों को इकट्ठा करने के लिए ये गणपूरक यूज करते थे। आगे हम देखते हैं कि ये जो सभा होती थी, जो डेलिब्रेशन असेंबली थी, उसके अंदर जो कोरम के अंदर भी क्या है
कि अगर मान लीजिए कोई वोटिंग है, वोटिंग भी क्या है, जो मतदान प्रक्रिया है, इन कोरम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। कि देखिए वोटिंग आज के टाइम पे भी जो लोकसभा है, राज्यसभा, इसके अंदर वोटिंग होती है, तो वे वो जो वोटिंग है एज अ प्रक्रिया, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता था। जी अगर किसी मुद्दे पर या फिर किसी पर विवाद रहता था, तो जो मेजॉरिटी, जो बहुमत जो निर्णय करता था, वो मान्य होता था। तो सेम हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में भी यही पूरा फिनोमेना यूज होता है। आगे हम देखते हैं इन वोटिंग्स के लिए ये बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे, जैसे सलाकास और पिन, बहुत तरीके का, जैसे ब्लू हो गया या फिर कोई दूसरे कलर का। तो ये पिंस का यूज करते थे वोट करने के लिए, या टिकटों का माध्यम से वोट किया जाता था। तो ये सब इनके इंस्ट्रूमेंट था। आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे जो पार्लियामेंट में हर एमपी के आगे एक वोटिंग की मशीन लगी रहती है, यस और नो की। तो यहाँ पे अलग तरीके से होता था, सलाकास और पिंस का यूज करा जाता था। इन सब चीज़ों से हमें ये दिख रहा है कि एंशिएंट जो रिपब्लिक्स थे भारत के अंदर, उनके अंदर भी जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं एक रूप में व्यवस्थित था। अब आगे हम बात करते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए जो गांव हैं, जो गांव में प्रशासन प्राचीन समय में किस तरीके से रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ है जानने की लोकतंत्र के अंदर। देखिए जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि जो भारत है वो गाँव का देश है, कि भारत में गांव ज़्यादा है। तो देखिए और जो ये जो विलेज है, ये जो गांव है, ये किस तरीके से व्यवस्थित हो रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए जो गाँव को जो व्यवस्थित होने में हम सब देखते हैं कि जो लोकतंत्र के जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं पुनः हमें देखने को मिलते हैं। किस तरीके से, कि देखिए गांव में एक हेड होता है, ठीक है, और वो हेड जो होता है, जो मुखिया होता है, जो सरपंच होता है, वो उस गांव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हम कितनी भी ये देखेंगे कि गांव की जो संकल्पना है वो बहुत पुराने समय की है, ठीक है। और गांव में किस तरीके से विचार विमर्श होता है, हम बहुत कम रेफरेंस होता है कि जहाँ पे जो विलेज है वो अलोकतांत्रिक स्वरूप में काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि शुक्र नीति में जो गांव का जो हेड होता है, जो प्रमुख होता है, उसको किस स्वरूप में दर्शाया गया है, ही इज़ अ प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर ऑफ द विलेजर्स, ठीक है। जो हेड होता है उसको प्रोटेक्टर के स्वरूप में दर्शाया गया है, प्रोवाइडर के स्वरूप में दर्शाया गया है। तो हम ये देखते हैं कि जो गांव हैं वो भी एक महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करते हैं लोकतंत्र के संदर्भ में। क्योंकि देखिए गांव में किस तरीके से विमर्श हो रहा है, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, क्योंकि गांव के अंदर जो भी होता था, सरपंच या फिर जो समाज के जो प्रमुख होते थे वही निर्णय लेते थे। और हम देखते हैं कि किसी न कोई ना थोड़ी बहुत या फिर सामान्य रूप से हमें लोकतंत्र के वहाँ पे जो जड़ें हैं वो देखने को मिलता है। और ये जो विलेज असेंबली है ये हमें लगभग भारत के हर राज्य में देखने को मिलता है, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तमिल हो, हर जगह हमको ये देखने को मिलता है कि जो विलेज है उसकी प्रथा को, और जो विलेज किस तरीके से ऑपरेट होता है उसका वर्णन हमें बहुत टेक्सों में मिलता है, बहुत सारी पुस्तकों में मिलता है। और हम देखते हैं कि जो विलेज जिस प्रकार से व्यवस्थित हो रहे हैं भारतीय समाज में, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो लोकतंत्र है उसके कुछ ना कुछ मूल्य मौजूद हैं। या फिर जो लोकतंत्र है जो भारतीय जो संदर्भ में अगर हम देखें तो पंचायत के अंदर हमें ये लोकतंत्र की जड़ों को देखने को मिलता है। ये हिंदी स्लाइड है, आप सब देख सकते हैं।